मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर मधु राठौर फ्रॉम बाबा गंगादास गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। गर्ल्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था उसको प्रोत्साहन देने वाले कारकों के बारे में बताया था। यानी मैंने आपको एक पीडीएफ नोट्स का वो दिया था, पर मैंने वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन आज मैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियों के बारे में और इस आंदोलन की विफलताओं के बारे में आपको ये वीडियो मैंने बनाया है। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन था वो 25-26 अक्टूबर को 2019 को बाकू यानी अज़रबैजान के बाकू में हुआ था और इसमें 120 देशों ने भाग लिया था। क्योंकि ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है कि जो 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ और कब हुआ, तो ये आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब आते हैं हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियों पर। तो पहली उपलब्धि तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की यह थी कि दोनों ही गुटों द्वारा मान्यता इस आंदोलन को दी गई। यानी जो शीत युद्ध के समय जो दो गुट बन गए थे महाशक्तियों के, एक सोवियत रूस और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये दोनों ही गुट जो थे इन्होंने इस आंदोलन को मान्यता दी। क्योंकि शुरू में तो वैसे इस आंदोलन को बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा कि गुटनिरपेक्षता क्या है, क्योंकि ये एक नई संकल्पना थी। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में इसे एक स्वतंत्र और नई संकल्पना माना गया और अविश्वास भी किया गया। लेकिन पश्चिमी गुट की अपेक्षा पूर्वी गुट ने अधिक सच्ची बात यह है कि गुटनिरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी सम्मिलित है, स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद वर्षों तक साम्यवादी राष्ट्रों से अपनी स्वतंत्रता की मान्यता प्राप्त नहीं कर सके। और दोनों गुट यह मानते थे कि युद्धोत्तर विश्व में किसी राष्ट्र के सामने एक ही रास्ता रह गया है और इसीलिए उन्हें गुटबद्ध होना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका पक्का विश्वास था कि गुटनिरपेक्षता एक ढोंग है, कोई तीसरा रास्ता तो है ही नहीं। लेकिन दोनों ही गुट अंततः यह समझ गए कि ये तीसरा विकल्प भी है और काफ़ी जो नवस्वतंत्र राष्ट्र हैं उन्होंने इसको ज्वाइन भी किया। और 1953 में जोसेफ स्टालिन की मृत्यु के बाद से ही बदलना शुरू हो गया इन दोनों ही राष्ट्रों की मानसिकता। और 1956 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की जो 20वीं कांग्रेस है उसमें पहली बार इस बात को स्वीकार किया गया कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य हैं ये वाकई स्वतंत्र हैं और ये तीसरा एक विकल्प भी है नव स्वतंत्र राष्ट्रों के पास। दूसरी जो उपलब्धि इस आंदोलन की है वह है विश्व राजनीति में संघर्षों का टलना। तो ये आपको पता ही है कि जब दोनों गुट आपस में शीत युद्ध में लिप्त थे तो उस समय ऐसा लग रहा था कि कभी भी यह शीत युद्ध गर्म युद्ध में परिवर्तित हो सकता है। लेकिन 1950 से शुरू होने वाले दशक के मध्य में सरकारी और गैर सरकारी स्तरों पर चिंता भी व्यक्त की जा रही थी और ये दावा किया जा रहा था कि न्यूक्लियर अस्त्रों के लिहाज से वह दशक सबसे खतरनाक दशक होगा और अंतर्राष्ट्रीय शांति को और सुरक्षा को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। लेकिन इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था ये एक बैलेंसर की तरह से सिद्ध हुआ और दोनों ही गुटों की जो योजनाएं हैं उनके ऊपर विपरीत असर इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने डाला और जो संघर्ष की स्थिति आ सकती थी उसके बजाय एक शांतिपूर्ण प्रतिद्वंद्विता के रास्ते पर चलने की प्रेरणा इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने उन्हें दी। तो अपन यदि देखें तो जैसे स्वेज युद्ध विवाद था और चीनी तटवर्ती द्वीप समूह से संबंधित विवाद था और कोरियाई युद्ध था
और इंडो चीनी संघर्ष था। तो इन सारे ही विवादों में न्यायोचित और त्वरित समाधान का आग्रह और अनुरोध इन गुटनिरपेक्ष सदस्यों ने किया और अंततः संघर्ष को टाला जा सका। तो हम ये देख सकते हैं कि इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अंततः विश्व में शांति स्थापित करने की जो पहल है उसको बखूबी निभाया। तीसरी जो उपलब्धि है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, वह है शीत युद्ध को इन्होंने शस्त्र युद्ध में परिणत होने से रोका। यानी ये वाक युद्ध ही होकर के रह गया और जो गलतफहमियां हैं दोनों दलों की, तो वो जो हैं उनमें उनको उन्होंने रिज़ॉल्व करने की कोशिश करी और यह गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने शीत युद्ध के उस स्थिति में पहुंचने से इसको रोक दिया जिसमें कि सर्वोच्च शक्तियां जो हैं जानबूझकर युद्ध की राह पर चलती हैं। तो एक सद्भावना का माहौल तैयार हुआ और ये दोनों ही गुट जो थे वो आपस में गर्म युद्ध में लिप्त नहीं हुए। फिर एक और सबसे बड़ी उपलब्धि जो इनकी थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, वह थी शीत युद्ध को दितांत की स्थिति में लाना। यानी एक तनाव शैथिल्य जो था उस स्थिति में लाने का जो पूरा श्रेय है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जाता है। फिर आते हैं हम निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण की दिशा में प्रगति। तो ये कैसे हुई? क्योंकि जो भूमिका गुटनिरपेक्ष देशों ने जो निभाई निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण की दिशा में, उसमें पूर्ण रूप से सफलता तो इनको नहीं मिली, लेकिन विश्व शांति को अवश्य बढ़ावा मिला। और गुटनिरपेक्ष भारत को यह देखकर संतोष हुआ कि उसने अप्रैल 1954 में जो न्यूक्लियर शस्त्रों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के जो प्रस्ताव रखे थे वो 1963 की जो आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि है उसके रूप में फलीभूत हुए। तो हमारी जो प्रधानमंत्री हैं उनके शब्दों में हम कहें तो आंदोलन से शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ और मानव प्रतिष्ठा और समानता का निर्माण हुआ। फिर एक और उपलब्धि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की थी वह थी विश्व समाज के लिए उन्मुक्त वातावरण का निर्माण। यानी ये जो नव स्वतंत्र कमज़ोर राष्ट्र थे, इनको एक ऐसा माहौल चाहिए था स्वतंत्र जिसमें ये अपनी नीतियां खुद बना सकें और किसी के दबाव में न रहें और गुटबंदी के शिकार न हों। तो इन चीज़ों से निजात मिली इन नव स्वतंत्र राष्ट्रों को और वो एक खुली ताज़ी हवा में सांस लेने लगे और वो मुक्त और खुली चर्चा करते थे इस मंच पर। और जो विकृतियां पैदा हो गई थीं शीत युद्ध की वजह से, उनको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया और एक खुले समाज की स्थापना की। फिर अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुरूप विकास के प्रतिमान भी स्थापित किए इन नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने। तो गुटनिरपेक्ष देशों की जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं उनमें से एक यह भी है कि किसी भी जो महाशक्ति है उसके दबाव में आकर अपनी राष्ट्रीय नीति का निर्माण न करना, बल्कि अपनी स्वतंत्र राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना। तो भारत ने अपने लिए लोकतांत्रिक समाजवादी ढांचे का आविष्कार किया और अरब राष्ट्रों ने अरब समाजवाद का। तो ये खुले वातावरण और एक ऐसे मंच का ही देन इसको कहा जाएगा जिसमें कि इनके ऊपर किसी भी महाशक्ति का दबाव नहीं था और इन्होंने स्वतंत्र राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप को भी रूपांतरित करना पड़ा, यानी हुआ वो, क्योंकि ये तीसरे गुट का उदय हो चुका था। तो हमेशा के लिए ये रूपांतरण हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में। एक तो अपनी संख्या के कारण, दूसरे शीत युद्ध में अपनी अधिक तटस्थ दृष्टि और भूमिका के कारण गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संगठन को छोटे राज्यों के बीच शांति कायम रखने वाले संगठन के रूप में रूपांतरित करने में सहायता दी, ताकि ये छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों पर नियंत्रण रख सकें। उन्होंने
संयुक्त राष्ट्र महासभा की भूमिका का महत्व जो है वो भी बढ़ा दिया, क्योंकि ऐसे सदस्यों की एंट्री हो गई जो कि नवस्वतंत्र राष्ट्र थे और जिनके पास वास्तविक ताकत नहीं थी। तो संयुक्त राष्ट्र मंच पर आकर यहाँ पर जो विकासशील और अविकसित देश हैं उनकी ताकत में इजाफा हुआ। विकासशील राष्ट्रों के मध्य भी आर्थिक सहयोग की बुनियाद पड़ी। तो एक और जो महत्वपूर्ण उपलब्धि हम कह सकते हैं इनकी थी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, वह थी कि जो आर्थिक रूप से इनको सहयोग चाहिए था नवस्वतंत्र राष्ट्रों को, तो कोलंबो शिखर सम्मेलन में एक आर्थिक घोषणा पत्र स्वीकार किया गया, जिसका मुख्य आधार था कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के बीच अधिकाधिक आर्थिक सहयोग हो और एक संयुक्त मोर्चा बना ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन, और तीसरी दुनिया के विकासशील देशों में सहयोग का प्रतीक भी बना और एक साउथ साउथ डायलॉग का आह्वान हुआ, जिसने कि उत्तर दक्षिण संवाद यानी नॉर्थ साउथ डायलॉग को भी बढ़ावा दिया और उसमें अपनी बात रखने और अपनी बात मनवाने की पेशकश भी हुई। इसी से जुड़ी हुई बात एक और है, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। तो 1962 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के काहिरा सम्मेलन में आर्थिक विकास की समस्याओं पर सम्मेलन हुआ और पहली बार आर्थिक विकास का उल्लेख हुआ यहाँ पर, और मुख्य जो यहाँ पे बल दिया गया वह सहायता और सुधरे व्यापार संबंधों को दिया गया। और यहाँ पर गुटनिरपेक्ष देशों ने आर्थिक और विकास संबंधी मामलों पर विकसित और औद्योगिक देशों के साथ सामान्य पहल का संकल्प लिया। और कहा जाए तो जो अल्जियर्स का जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था वह अनसुना नहीं रहा, क्योंकि इस सम्मेलन में आह्वान किया गया था कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव से कहा जाए कि उच्च राजनीतिक स्तर पर महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जाए, जिसमें केवल विकास समस्याओं पर ही चर्चा हो, विचार विनिमय हो। और इसी आह्वान पर 1974 के आरंभ में संयुक्त राष्ट्र महासभा का छठा विशेष सम्मेलन बुलाया गया और यहीं से हम कह सकते हैं कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की घोषणा भी की गई और एक कार्यवाही योजना भी बनाई गई। ये ऐतिहासिक प्रस्ताव था गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों के लिए। और अब हम आते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विफलताओं पर कि क्या क्या विफलताएं देखी गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने। तो पहली विफलता थी कि अवसरवादी और काम निकालने की नीति से इसको बोला गया कि ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है ये दोहरी कसौटी का प्रयोग करते हैं और पश्चिमी और साम्यवादी दोनों गुटों से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। तो काफ़ी हद तक ये जो आरोप था ये सही भी था और इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी जो विफलता है वह है सिद्धांततः उपयुक्त लेकिन अव्यावहारिक नीति, यानी सिद्धांत जो थे इसके थ्योरेटिकल थे, उनको व्यवहार में लाना बहुत ही मुश्किल था। जैसे कि कहा जाता है कि जहां सिद्धांत के धरातल पर गुटनिरपेक्षता का ध्येय राष्ट्रों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है, व्यवहार के धरातल पर इसने बहुत से गुटनिरपेक्ष देशों के संदर्भ में इस दायित्व को निभाया नहीं। यानी फॉर एग्जांपल यदि हम देखें तो पश्चिमी देशों की एक आलोचना यह रही कि गुटनिरपेक्षता ने साम्यवाद के प्रति सहानुभूति को छिपाने के लिए नकाब का काम किया और इसका परिणाम यह हुआ कि साम्यवादी गुट की अधीनता स्वीकार की इस आंदोलन ने। फॉर एग्जाम्पल एनक्रुमा के नेतृत्व में घाना, बर्मा और क्यूबा में जो सरकार बनी तो वो इसी का उदाहरण दिया जाता है। और आलोचक यह भी कहते हैं कि नासिर के अधीन संयुक्त अरब गणराज्य और नेहरू के अधीन भारत भी 1950 के दशक में साम्यवादी खेल खेलते रहे। तो ये आरोप कुछ हद तक सही भी साबित हुआ। फिर बाह्य सहायता पर निर्भर था गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ऐसा आरोप इस पे लगाया जाता है।
क्योंकि ये दोनों गुटों से सहायता प्राप्त करने की स्थिति में थे, इसलिए भारी आर्थिक और रक्षा सहायता लेने का रास्ता इन्होंने निकाल लिया। और आलोचकों का तर्क यह है कि सच्ची गुटनिरपेक्षता आर्थिक आत्मनिर्भरता को तथ्य रूप में मानकर चलती है। फिर आते हैं हम एक और आलोचना पर, जो ये कहती है कि गुटनिरपेक्षता की नीति किसी तरह सुरक्षा का साधन नहीं है। और ये काफ़ी हद तक भारत के ऊपर लागू भी होता है, क्योंकि 1962 में भारत पर चीन के आक्रमण ने भारत के लोगों को यह अनुभव करा दिया कि वर्तमान राष्ट्र समाज में जो सर्वथा आदर्श नहीं है, कोई भी चीज़ देश को सुरक्षा का प्रमाण नहीं दे सकती। और उस समय हमने अमेरिका से अपेक्षा रखी, सहायता की, लेकिन अमेरिका ने हमारी सहायता नहीं करी। जब रैंडम चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया तो नेहरू जी को बहुत धक्का लगा, क्योंकि जहाँ से हमें अपेक्षा थी वहाँ से सहायता नहीं मिली। और फिर इसके बाद हमने सहायता ली, दोनों ही गुटों से ली, लेकिन वो बहुत बाद का प्रकरण था। उस समय जब हमें चाहिए थी तो हमें सहायता नहीं मिली और किसी ने हमारे साथ सहानुभूति नहीं दिखलाई। फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था वो एक संकुचित नीति थी। किस प्रकार संकुचित थी? क्योंकि इसका दायरा बहुत सीमित था। गुटों से बाहर क्रियाशील होने की कल्पना इस अवधारणा में थी ही नहीं। और ये आपसी झगड़ों में भी लिप्त रहते थे छोटे छोटे देश। और यानी गुटनिरपेक्षता वास्तविक रूप से नहीं थी इनमें, और ये अंदरूनी गुट भी इनमें बने हुए थे गुटनिरपेक्ष देशों में। फिर राष्ट्रीय हित के बजाय नेतागिरी की नीति, ऐसा इन पे आरोप लगाया जाता है कि मार्शल टीटो, नेहरू और नासिर ने थोड़ी मतलब फेमस होने के लिए और थोड़ी नेतागिरी करने के लिए इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत करी, और इनको एक मंच चाहिए था चमकने का, तो इसलिए इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करी। फिर इस नीति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में कोई खास उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा कि कहा जा रहा था कि ये तीसरा गुट है और इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में फेरबदल होगा, लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। क्योंकि 1962 में क्यूबा के सवाल पर अमेरिका और सोवियत संघ में टक्कर होते होते बची, लेकिन उसका कारण गुटनिरपेक्ष देशों का दबाव नहीं था। तो जब ये कहा जाता है कि गुटनिरपेक्ष देशों की वजह से कई संघर्ष टले, तो काफ़ी हद तक यह बात भी आलोचकों के गले नहीं उतरती। और पश्चिम एशिया में 4 बड़े युद्ध हो गए अरब इजराइल के बीच, और गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका इसमें भी नगण्य रही, तो इसलिए भी इसकी आलोचना होती है। फिर ऐसा भी कहा जाता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक दिशाहीन आंदोलन था, और यूँ कहते हैं कि संपूर्ण आंदोलन जो है वो 3 खेमों में बट गया। एक तो क्यूबा, अफगानिस्तान, वियतनाम, इथियोपिया, दक्षिण यमन जैसे सोवियत संघ परस्त देशों का। दूसरा सोमालिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मोरक्को जैसे अमेरिका परस्त देशों का। और तीसरा खेमा भारत, युगोस्लाविया और श्रीलंका जैसे देशों का। तो इस तरीके से अंदरूनी गुटबाजी, जैसा मैंने आपको बताया, वो भी इसमें हो गई थी। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में बुनियादी एकता का भी अभाव था, ऐसा कहा जाता है। जो इसी बात से निकलती है ये बात, क्योंकि अंदरूनी जब एकता ही नहीं रहेगी, अंदरूनी गुट बन जाएंगे, कोई ठोस योजना का आधार नहीं बन पाएगा, कोई ठोस योजना लागू भी नहीं हो पाएगी, और सभी गुटनिरपेक्ष देश एक दूसरे का शोषण करने पर उतारू हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में बुनियादी एकता का अभाव तो होगा ही। और फिर गुटनिरपेक्षता एक मूल्य रहित पैंतरा इसको माना गया आलोचकों द्वारा, कि वास्तविक गुटनिरपेक्षता तो आज तक हुई भी नहीं इसमें। और भारत, नेपाल और श्रीलंका जैसे लोकतांत्रिक देश तो इसमें हैं, लेकिन मोरक्को, इथियोपिया और जैसे राजशाही देश भी इसी में हैं। तो ये जो है सबके गले नहीं उतरती है बात कि लगभग 120 देशों में से 10 देश भी ऐसे नहीं हैं जिन्हें सच्चे अर्थों में हम लोकतांत्रिक देश कह सकें।
तो अपने द्विपक्षीय मामलों को सम्मेलन के मंच पर लाने में भी ये नहीं चूकते, यानी आपसी छींटाकशी इन देशों के बीच होती रहती है, जैसे कि भारत पाक के बीच। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक रूप से यहाँ पर गुटनिरपेक्षता थी ही नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगले लेक्चर में मैं आपको इसकी नूतन प्रवृत्तियाँ और इसकी प्रासंगिकता ये सब कराऊंगी। सो थैंक्स फॉर टुडे गर्ल्स। ओके।